हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 11 साइंस चैप्टर नंबर 5 के बारे में। अपना चैप्टर नंबर 5 है लॉ ऑफ मोशन। दैट मीन्स मोशन का रूल्स पढ़ना है। उसके लिए अपने गॉडफादर सर आइजैक न्यूटन के बारे में मालूम होना चाहिए। सर आइजैक न्यूटन मीन्स डायनेमिक्स मोशन विथ रीजन। उसके रीजन के अंतर्गत वो मोशन कर रहे हैं, उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। तो ये सब पढ़ने के लिए सबसे पहले डिफाइन करनी पड़ेगी फोर्स। नाउ व्हाट इज फोर्स? फोर्स है क्या? किसे हम फोर्स बोल सकते हैं? तो मैं स्टेडी हो और कोई पीछे से मेरे को धक्का लगाए, दैट मीन्स वन टाइप ऑफ फोर्स बोलते हैं। अगर मैं मोशन कर रहा हूं और पीछे से भी धक्का लगाए, मेरी मोशन इंक्रीज हो रही है, और आगे से कोई आ जाए तो मेरी मोशन डिक्रीज हो रही है। दैट मीन्स डेफिनेशन विथ रीजन स्टेडी पार्टिकल कम टू मोशन एंड मूविंग पार्टिकल चेंजिंग वेलोसिटी। नाउ क्या डेफिनेशन की दी? विथ रीजन steady particle come to motion and moving particle changing velocity it's called force। that means force है क्या? जो स्टेडी पार्टिकल है वो मोशन में आ जाएगा, और मोशन पार्टिकल है वो वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज, दैट मीन्स चेंजिंग वेलोसिटी हो जाएगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स। नाउ फोर्स नंबर फर्स्ट, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड फील्ड फोर्स। There are two types of motion, contact force और field force। जो मैं फील्ड फोर्स का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैटरीना कैफ की ओनली फोटो देखकर आप मूविंग कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड फील्ड फोर्स। आप पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, फिर भी आप मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स वो हो गई फील्ड फोर्स। हम कोई भी पेन को फ्री करते हैं, वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ग्राउंड पे ही चला जाएगा, फील्ड फोर्स है। हम वन प्रोटॉन और वन इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव हो जाती है, फील्ड फोर्स। टू प्रोटॉन्स लेते हैं, रिपल्सिव हो जाती है, फील्ड फोर्स। कांटेक्ट फोर्स, दोनों का कांटेक्ट होने के बाद ही मोशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स और सरफेस फोर्स भी बोल सकते हैं। नाउ there are three types of field force। field force का भी 3 parts है। फर्स्ट वाला पार्ट हमने बोल ही दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स के ड्यू टू ग्रेविटी वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड में ही चला जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड फोर्स चार्जिंग फोर्स, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल दैट मीन्स दो चार्ज है, उस पे जो फोर्स आता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल फोर्स। एंड थर्ड वाला फोर्स विल बी मैग्नेटिक फोर्स। थर्ड वाला फोर्स उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या है? हम यहाँ पे मैग्नेट रखते हैं और कोई भी आयन ले लेते हैं तो वो डायरेक्टली उसमें अट्रैक्ट या रिपल्सिव हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स आ जाता है। दैट मीन्स कॉन्टैक्ट फोर्स or surface force is only one force। field force, there are 3 types of field force: gravitational, electrical and magnetic force। 11th स्टैंडर्ड के 5th चैप्टर में हम कांटेक्ट एंड सरफेस फोर्स के बारे में ही बात करेंगे। कांटेक्ट होने के बाद ही फोर्स लगता है। और 12th साइंस में 11th साइंस चैप्टर नंबर 8 में हम पढ़ाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, फील्ड फोर्स वाला। और 12th साइंस में 1 to 8 चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो ये हो गया अपना फोर्स का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आ जाए तो सब बच्चे सोच रहे हैं कि न्यूटन्स लॉ आ जाएगा। नहीं, न्यूटन से पहले कई और साइंटिस्ट भी मोशन के बारे में प्रैक्टिकल किए थे, लेकिन वो उसकी फॉल्स रिजल्ट थे। उसमें सबसे पहला वाला जो इंसान आ गया है वो एरिस्टोटल। टोटल्स फॉल्सी रूल्स। नाउ
2 मार्कर में ये एग्जाम में आने वाला है एरिस्टोटल्स फॉल्सी रूल्स। ये रूल्स आपको नोट्स में से ही लिखना है। मैं उसकी जो पूरे सेंटेंस है तो सेंटेंस आपको नोट्स में से लिखना है। मैं उसकी फिगर से आपको ड्रॉ करके सॉल्व करूंगा, लेकिन आपको इस फॉर्म में नहीं लिखना है एग्जाम में, और होमवर्क में आपको नोट्स में से ही निकला है। नाउ एरिस्टोटल्स फॉल्सी रूल्स है क्या? तो कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इफ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग, दैट मीन्स वो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ड्यू टू सम फोर्स, ड्यू टू सम फोर्स के कारण ही वो मूव हो रहा है। इट्स कॉल्ड एरिस्टोटल्स रूल्स। दैट मीन्स आप मूव कर रहे हैं तो आप पे कंटिन्यूसली कुछ फोर्स लगता ही रहता है, इसकी वजह से आप मूव कर रहे हैं। अगर एरो लेते हैं, कोई भी हम एरो फ्री रिलीज करते हैं, तो वो एरो मूव इसलिए कर रहा है कि पीछे से कंटिन्यूअस एरो पर फोर्स लगता रहता होगा, इसके लिए वो एरो मूव कर रहा है। तो उसमें फॉल्स क्या आ गया? तो कि सर वो एरो को हम खुद उठा के लेके जाना है? नहीं, वो एरो मूव कर रहा है। एरिस्टोटल ने उसका भी आंसर दिया है, वो एरो मूव कर रहा है क्योंकि यहाँ पे एयर फ्रिक्शनल फोर्स उस पे लगता होगा ड्यू टू सम फोर्स। वो ऐसा नहीं है कि कांटेक्ट की, एयर फ्रिक्शनल की वजह से ऐसा होगा। तो सर एयर फ्रिक्शनल अपनी तरफ हो तो हम कोई भी एरो रिलीज कर तो वो अपने आप आ सकता है ना, हो भी सकता है, इसीलिए तो उसको फॉल्सी लोग बोल रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दैट मीन्स वो हम नहीं बोल सकते कि सम फोर्स लग ही रहा है, कभी कभी नहीं भी लगता होगा। हम कहीं घूमने जाए तो ऐसा नहीं होता कि हर बार कुछ रीजन की वजह से ही हम बाहर निकले, कुछ रीजन ना हो, कुछ इच्छा हो गई कि चलो घूमते रहते हैं, कहीं पर भी यूं 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 लटार मारते रहे, दैट मीन्स वो सम फोर्स नहीं लगता। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इट मीन्स ऐसे हम नहीं बोल सकते कि उसमें सम फोर्स कंटिन्यूअसली लग रहे होंगे। इसको हम एरिस्टोटल्स फॉल्सी लूप बोलते हैं। ये लूप आपको नोट्स में से ही लिखना है। नाउ ऐसी सेकंड 2 मार्कर जो थियरम है न्यूटन्स के पहले, वो है द लॉ ऑफ इनर्शिया। नाउ द लॉ ऑफ क्या बोला हमने? इनर्शिया। ये भी 2 मार्कर की थियरम है, ये भी आपको नोट्स में से ही लिखनी है क्योंकि यहाँ पे भी सेंटेंस है, कोई भी मैथमेटिकल स्टेप नहीं है, लेकिन हम उसको फिगर से ड्रॉ करके आपको सॉल्व कर रहे हैं। वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। ये लॉ ऑफ इनर्शिया है क्या? तो हमने आपको एक बार 9th और 10th स्टैंडर्ड में 1 प्रैक्टिकल किया था कि 1 ग्लास लेते हैं, उसके ऊपर 1 प्लेट लेते हैं और उसके ऊपर हम कॉइन रखते हैं, और वो प्लेट जो है उसको हटाते हैं तो कॉइन डायरेक्टली इनसाइड टू ग्लास में ही चला जाएगा। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। उसका हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं ऐसा स्लोप लेता हूँ और यहाँ से पेन को ऑब्जेक्ट करता हूँ, तो आप लोगों को मालूम है वो डायरेक्टली विदाउट एनी फोर्स वो डायरेक्टली मूव होगा। अगर मैं ये स्लोप डिक्रीज करता हूँ, डाउनवर्ड्स तो जाएगा लेकिन पहले से कम स्पीड जाएगा, उससे भी कम लेता हो, मूव तो होगा लेकिन सबसे ज्यादा स्पीड ये थी, उससे ये कम स्पीड पे मूव होके डाउनवर्ड्स में जाता है, और ये अप्रोक्स सम लाइट एंगल लेता हो, तब आप इजीली मूविंग देख सकते हैं। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इसका हम 3 डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट वाला एग्जांपल वेरी हाई स्लोप लेता हो और बोथ साइड स्लोप, बट दोनों का एंगल सेम, और ये स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शनल लेस सरफेस है। ऐसी फ्रिक्शनल लेस सरफेस में हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिलीज करते हैं, तो आपको मालूम है वो डायरेक्टली डाउनवर्ड्स, लेकिन सामने स्लोप होगा तो सेम हाइट अचीव करेगा। सेम हाइट अचीव क्यों करेगा? फ्रिक्शनल लेस है। अगर यहाँ पे फ्रिक्शनल होती तो सम डाउनवर्ड्स होते, दैट मीन्स हमें ऐसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कराते हैं तो ये फ्रिक्शनल लेस सरफेस में ऐसे कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे।
हमने यहाँ से स्लोप डिक्रीज किया, जो एंगल है वो दोनों साइड कम कर देते हैं, तो मोशन तो सेम ही होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन से ही करेंगे, लेकिन पहले से ज्यादा टाइम तक वो मोशन करते रहेंगे और वो कॉन्टिन्यूसली स्पीड से मोशन करेंगे। अगर मैं ये स्लोप को डिक्रीज करके टेंड्स टू जीरो मतलब मीन्स मैंने आपको बोला है कि वेरी स्मॉल एंगल ले लेता हूं और यहां पर मैं ऑब्जेक्ट को रिलीज करता हूं, तो आप कंटिन्यूसली सेम स्पीड सेम अचीव कर सकते हैं। तो मैं ऐसी स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस अगर बात करूंगा तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से कंटिन्यूस मोशन करेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रिलीज करें, वो कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर सकते हैं। दैट मीन्स यहां से लॉ ऑफ इनर्शिया क्या आ गया, विदाउट एनी फोर्स। दैट मीन्स यहां पे हमने कहीं पर भी फोर्स नहीं लगाया, विदाउट एनी फोर्स ऑब्जेक्ट कैन मूव यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोला हमने, विदाउट एनी फोर्स ऑब्जेक्ट कैन मूव इन यूनिफॉर्म स्पीड। और ये जो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, इसको ही हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो 2 मार्कर की अगर थियरी आती है कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ इनर्शिया, तो आपको नोट्स में से ये एग्जांपल को सेंटेंस फॉर्म में लिख के और यहाँ तक आपको लिखना है। अब आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।